खट खट खट। मीना बड़ी कुशलता से आलू के बारीक लच्छे काट रही थी। उसकी चाकू चलाने की रफ्तार और सलीका साफ बता रहा था कि वो एक अनुभवी गृहिणी है। आर्यन उसे काम करते देख रहा था। आलू के वे टुकड़े बिल्कुल एक समान, पतले और पारभासी थे। वो मन ही मन उसकी कला की प्रशंसा कर रहा था। मीना जैसी खूबसूरत और शालीन महिला महाप्रलय से पहले शायद उसे मुड़कर देखती भी नहीं। उसे खिलाना तो दूर की बात थी। देखते देखते आर्यन की नजरें अनजाने में मीना के उभारों पर टिक गईं। मीना के हाथ चलाने की लय के साथ उसका बदन भी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे बाहर की उफनती लहरें। आर्यन उसकी शर्ट की गुणवत्ता देखकर हैरान था। गले के पास के बटन इतने तनाव में थे कि लग रहा था अभी टूट जाएंगे, पर वे टिके हुए थे। वो पूछना चाहता था कि ये किस ब्रांड की शर्ट है। अमीरों के कपड़े वाकई दमदार होते हैं। अचानक खट 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 की आवाज लड़खड़ाने लगी। मीना की लय बिगड़ गई थी। आर्यन ने ऊपर देखा तो पाया कि मीना का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो चुका है। हालांकि उसने नजरें अभी भी आलू पर ही टिका रखी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। आर्यन समझ गया कि उसकी नजरों को मीना ने भांप लिया है। उसने हल्का सा गला साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाना बनाओ, मैं लिविंग रूम में हूं। ठीक है। मीना की आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। जब उसने आर्यन के कदमों की आवाज दूर जाते सुनी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली और एक तिरछी नजर लिविंग रूम की ओर डाली। उसके चेहरे की लाली धीरे धीरे कम हुई, पर उसके मन में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। उसने अनजाने में खुद को देखा। गुस्सा भी था कि लोग हमेशा वहीं देखते हैं, और राहत भी कि शायद इसी वजह से आर्यन ने उसे इस तबाही में शरण दी है। आर्यन को उसके ख्यालों का पता नहीं था। उसने सोफे पर बैठकर अपने दिमाग में सिस्टम को आवाज दी। अभी मेरे पास 12 अंक हैं, चलो लॉटरी आजमाते हैं। उसने उत्साह में अपने हाथ रगड़े और लॉटरी शुरू की। परिचित पहिया घूमने लगा और उसके अंक घटने लगे। आपने 1 अंक खर्च किया और टॉयलेट पेपर का एक पैकेट प्राप्त किया। आपने 1 अंक खर्च किया और साबुन की एक टिकिया प्राप्त की। 2 बार ड्रॉ करने के बाद उसे केवल घरेलू सामान मिला, खाना नहीं। आर्यन घबरा गया। सब रोजमर्रा का सामान निकल रहा है, राशन का एक दाना भी नहीं। तभी सिस्टम ने उसके मन की बात समझकर संकेत दिया, क्या आप लॉटरी का स्तर बढ़ाने के लिए अधिक अंक खर्च करना चाहते हैं? आर्यन का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? खर्च किए गए अंकों की मात्रा पुरस्कारों की गुणवत्ता तय करती है। जितने अधिक अंक, उतना शानदार इनाम। आर्यन की आंखें चमक उठीं। 10 अंक वाली लॉटरी में क्या मिलेगा? सिस्टम ने उत्तर दिया, अगले स्तर के लिए न्यूनतम 10 अंक चाहिए। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आर्यन का चेहरा थोड़ा उतरा। उसके पास ठीक 10 अंक बचे थे। अगर वो एक एक करके ड्रॉ करता तो शायद उसे 10 पैकेट टिश्यू पेपर ही मिलते। हालांकि घर में टिश्यू खत्म थे, पर उसे खाने की ज्यादा जरूरत थी। उसने दांत पीस कर फैसला किया, ठीक है, 10 अंक लगाओ, देखते हैं क्या निकलता है। अगले ही पल पहिया बहुत तेज घूमा। कागज के तौलिए और टेप जैसी चीजें गायब हो गईं। उनकी जगह मांस के टुकड़े, पसलियां, फल दिखने लगे। उसने तो नूडल्स के पूरे डिब्बे भी पहिए पर चमकते देखे। टिंग, आपने 10 अंक खर्च किए और एक बेसिक लॉटरी का मौका पाया। टिंग, बधाई हो, आपने 10 पैकेट फिले स्टेक जीते हैं। उसी पल उसके स्टोरेज स्पेस में स्टेक के पैकेट दिखने लगे। फिले स्टेक, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोत्तम आई फिले, जो कच्चा खाने पर भी स्वादिष्ट है। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। असली स्टेक। महाप्रलय से पहले भी उसने कभी ऑस्ट्रेलिया का स्टेक नहीं खाया था, और आज इस अकाल में उसे 10-10 पैकेट मिले थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब तक वो सामान स्टोरेज से बाहर नहीं निकालता, वो कभी खराब नहीं होता। रुको, क्या मैं असली दुनिया का सामान भी इसमें डाल सकता हूं? उसने सोफे पर पड़े कपड़ों को छुआ और सोचा, अंदर। कपड़े पलक झपकते ही गायब हो गए और स्टोरेज में दिखने लगे। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब था कि अब उसे राशन सड़ने या चोरी होने का डर नहीं था। वो तुरंत बेडरूम में गया और अपना सारा बचा कुचा सामान सिस्टम के स्टोरेज में भर दिया। उसका कमरा अब एकदम साफ और खुला खुला लग रहा था। अब मुझे बस और अंक कमाने का तरीका ढूंढना होगा। लगता है म्यूटेंट जीवों को मारना ही एकमात्र रास्ता है। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। मैं अभी फसलें काट सकता हूँ। काश मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा होता तो मैं खिड़की से ही म्यूटेंट मछलियां पकड़कर ढेर सारे अंक कमा लेता। पर 32वीं मंजिल से मछली पकड़ना मुश्किल था और बाहर घुप्प अंधेरा भी था। अंक कमाने का एक और रास्ता भी था। इंसान भी म्यूटेंट बन रहे थे, पर सिर्फ अंकों के लिए लोगों को मारना अभी भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, अगर ज्वाला सिंह जैसे लोग सामने आए तो वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। छोटे भाई, खाना तैयार है। मीना की मधुर आवाज ने उसकी सोच तोड़ी।
वो खिड़की के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में आलू और मांस की महकती हुई डिश थी। आर्यन मेज की ओर बढ़ा। मीना ने फुर्ती से उसके लिए कुर्सी खींची। छोटे भाई, अपनी दीदी के हाथ का स्वाद चखकर बताओ। मीना ने जल्दी से आर्यन को हाथ में चम्मच और कांटे थमा दिए और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। आर्यन ने एक निवाला चखा। उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। उसने पूछा, इतना फीका? मीना का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर बोली, छोटे भाई, ऐसी स्थिति में नमक और मसालों का मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ज्यादा डालने की हिम्मत नहीं की। आर्यन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मीना वाकई बहुत किफायती महिला थी, लेकिन इंसान बिना नमक के ज्यादा दिन नहीं रह सकता, खासकर जून जुलाई की इस गर्मी में, जब वो कसरत करता है और उसे पसीना आता है। पसीने के साथ शरीर का नमक बाहर निकल जाता है। उसने मीना की ओर देखा और कहा, आगे से नमक बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी स्टॉक कर रखा है और सिस्टम से भी मिलता रहेगा। मीना ने सहमते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गई छोटे भाई, मैं अभी इसे दोबारा ठीक कर देती हूं। आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे रोका। आज के लिए इतना ही काफी है। चावल कहाँ है? मैं अभी लाती हूं। मीना ने झटपट चावल परोसे, एक बड़ा कटोरा भर के। उसने पतीले के पेंदे से एक एक दाना खुरच कर निकाला ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। उसने कटोरा आर्यन के सामने रखा और धीरे से कहा, छोटे भाई, चावल लीजिए। चावल की सौंधी खुशबू और मेज पर रखे मीट की महक से मीना के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना थूक गटका। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम आमतौर पर कितना खाती हो? मीना ने जल्दी से कहा, मैं बहुत कम खाती हूं। सुबह की एक ब्रेड काफी थी, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा खाया तो आर्यन उसे बोझ समझकर निकाल देगा, पर जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके खाली पेट से गुड़गुड़ाहट की तेज आवाज आई। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यन ने शांति से कहा, जाओ, एक और कटोरा ले आओ। वो एक पल के लिए ठिठकी, फिर बिना कुछ पूछे एक छोटा कटोरा ले आई। उसने खुद को कोसते हुए कहा, मेरी ही गलती है, इतने चावल तो कई वक्त चल सकते थे, मैं बाकी फ्रिज में रख दूंगी। जैसे ही वो चावल बांटने वाली थी, आर्यन ने अपना हाथ उसके गोरे हाथ पर रख दिया। उस स्पर्श से मीना को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो हल्की सी चीख के साथ पीछे हट गई। उसका चेहरा डर और शर्म से भर गया। आर्यन ने चम्मच लिया, आधे चावल छोटे कटोरे में डाले और कहा, खाओ। उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप आलू और मीट खाना शुरू कर दिया। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार आर्यन को देखा और फिर चावल के कटोरे को। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये मेरे लिए है? उसके अपने घर में राकेश उसे नूडल्स का सूप तक नहीं पीने देता था। आर्यन का उसे पूरा कटोरा चावल देना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या तुम नहीं खाओगी? मीना अब खुद को रोक नहीं पाई। वो 2 दिनों से भूखी थी। उसने फौरन कटोरा उठाया और उत्साह से बोली, मैं खा रही हूं, मैं खा रही हूं। वो पागलों की तरह खाने लगी। चावल का स्वाद उसके स्वाद ग्रंथियों पर हावी हो गया। उसने निवाला गटका और उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खा रही हो। उसका जलता हुआ पेट जैसे सुकून से भर गया। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो सिसकने लगी। आर्यन रुका और उसकी ओर मुड़ा। अब क्यों रो रही हो? ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतने समय से चावल नहीं खाए थे। जो तुमने उधार दिए थे वे आधा महीना पहले ही खत्म हो गए थे। हम बिस्किट और नमकीन पर जिंदा थे, वो भी दिन में एक बार। छोटे भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो रोते हुए अपनी आप बीती सुनाने लगी। उसने बताया कि कैसे राकेश ने उसे तड़पाया। आर्यन ने मन ही मन आह भरी। आपदा के समय रिश्ते वाकई कितनी जल्दी टूट जाते हैं। मीना वाकई एक अच्छी औरत थी जिसने ये सब सहा। पूरे खाने के दौरान वो बहुत ही तमीज से रही। उसने सिर्फ चावल खाए और मीट को हाथ तक नहीं लगाया। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने जबरदस्ती मीट और आलू का एक बड़ा हिस्सा उसकी प्लेट में डाल दिया। खाना खत्म हुआ। इससे पहले कि आर्यन उठता, मीना खड़ी हो गई। बर्तन मैं धो दूंगी छोटे भाई, तुम मत उठो, सब मुझ पर छोड़ दो। आर्यन ने उसे सफाई करने दी। उसकी नजरें अनजाने में मीना की सुडौल देह और उन फटे हुए मोजों पर टिकी रहीं। उसने एक गहरी सांस ली और रसोई की ओर बढ़ा। मीना को कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़ने ही वाली थी कि उसे एक मजबूत मर्दाना खुशबू ने घेर लिया। आर्यन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। मीना का पूरा शरीर कांपने लगा। छोटे भाई, तुम वो घबरा गई। उसने उसके सख्त हाथों को हटाने की कोशिश की, पर डर के मारे ज्यादा जोर नहीं लगा पाई। उसने अपने पीछे आर्यन की भारी सांसें सुनी। बर्तन धोती रहो। आर्यन ने अपना सिर उसके बालों में झुका लिया और उसकी खुशबू ली। मीना के पैरों ने जवाब दे दिया। छोटे भाई, ऐसा मत करो, उसने सिसकते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि आर्यन के हाथ नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। वो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आर्यन के अंदर एक आग सी सुलग रही थी। वो इस औरत को खुद में समेट लेना चाहता था, पर तभी उसकी बाह पर एक गर्म आंसू गिरा। वो ठिठक गया और उसने धीरे से मीना को अपनी ओर घुमाया। मीना खामोशी से रो रही थी। उसकी आंखों के आंसू देखते ही
आर्यन की सारी कामों की छाएं पल भर में ठंडी हो गईं। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसे खुद पर गुस्सा आया। मैं इसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं? फिर मुझमें और ज्वाला सिंह जैसों में क्या फर्क रह जाएगा? अपनी चेतना वापस पाते ही उसने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर के दरिंदे को दबाया और पीछे हटते हुए कहा, बर्तन धो लो। ये कहकर वो मुड़ा और लिविंग रूम की ओर चला गया। मीना सुन्न खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और फिर कमजोरी के कारण सिंक के नीचे फर्श पर ढह गई। मीना ने देखा कि आर्यन ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया है। तब जाकर उसने चैन की सांस ली और दीवार के सहारे धीरे से फर्श पर बैठ गई। वो काफी देर तक शून्य में ताकती रही, पता नहीं क्या सोच रही थी। कुछ समय बाद वो उठी। उसने रसोई की ओर देखा, थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय वो बाथरूम की ओर चली गई। बेडरूम में मौजूद मॉनिटर से आर्यन उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद मीना लिविंग रूम में वापस आई। उसके हाथ में एक मॉप था। आर्यन ने मॉनिटर पर यह देखा तो उसकी भौहें तन गईं। मीना कुशलता से फर्श साफ करने लगी, खासकर गलियारे से आए खून के धब्बों को। वो रुक रुक कर काम कर रही थी, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। सिर्फ एक ब्रेड से पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी उसने पूरे लिविंग रूम को चमका दिया। सोफी पर बिखरे आर्यन के गंदे कपड़ों को भी उसने तह लगाकर सलीके से रख दिया। 1 घंटे से कम समय में उसने पूरे घर को व्यवस्थित कर दिया, जिससे वो काफी साफ और बड़ा लगने लगा। हालांकि वो बहुत सावधान थी। उसने आर्यन के हथियारों, नेल गन या मरम्मत के औजारों को हाथ तक नहीं लगाया। रसोई के मामले में भी वो बहुत ईमानदार थी और वहां बिना पूछे कदम नहीं रखा। सफाई खत्म करने के बाद उसने थोड़ा आराम किया और फिर उस छोटे कमरे में चली गई जो आर्यन ने उसके लिए छोड़ा था। वो बच्चों का कमरा था, जहां ऊपर बिस्तर और नीचे डेस्क बनी थी। डेस्क पर किताबों की जगह तार, सोल्डरिंग आयरन और पेचकस जैसे औजार बिखरे थे। मीना ने उन्हें जिज्ञासा से देखा, पर छेड़ा नहीं। वो थक कर बिस्तर पर लेट गई। बाहर कड़कती बिजली और बारिश के शोर के बीच मीना की आंखों में आंसू आ गए। इस दुनिया को क्या हो गया है? वो बुदबुदाई और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। कितना समय बीता उसे पता नहीं चला, जब वो अचानक एक झटके से जागी। आह! वो डर के मारे चीख उठी। उसने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें राकेश ने दरवाजा खोलकर ज्वाला सिंह को अंदर बुला लिया था। ज्वाला सिंह ने राकेश को बिस्किट का एक डिब्बा दिया और राकेश ने मीना का सौदा कर दिया। सपने में ज्वाला का चेहरा किसी राक्षस जैसा था। ठीक उसी वक्त आर्यन के भाले ने ज्वाला का सीना चीर दिया और मीना की आंख खुल गई। उसने राहत की सांस ली। ये बिस्तर उसके घर का नहीं था। वो घिनौना राकेश भी यहाँ नहीं था। उसे एहसास हुआ कि आर्यन बुरा आदमी नहीं है। उसने तो पहले भी उसकी मदद की थी। उसे भूख महसूस हुई। वो उठी और लिविंग रूम में आई। मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद था। उसने मेज से एक खाली गिलास उठाया और पानी के लिए रसोई की ओर बढ़ी, पर दरवाजे पर ही रुक गई। ये उसकी रसोई है। अगर मैं अंदर गई तो क्या उसे लगेगा कि मैं खाना चुरा रही हूं? उसने अपना इरादा बदल दिया और प्यास दबाकर सोफे पर बैठ गई। अचानक बिजली कड़की और बादल गरजा। मीना डर के मारे कांप गई और उसने अनजाने में सोफे पर रखे आर्यन के एक टी-शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसमें से आ रही पुरुष हार्मोन की गंध ने उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराया। उसने उस कपड़े को अपने सीने से लगा लिया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अंधेरे कमरे से अचानक आर्यन की आवाज आई। मीना बुरी तरह चौंक गई और रक्षणात्मक मुद्रा में आ गई। जब उसने देखा कि वो आर्यन है तो संभल कर बोली, छोटे भाई, तुम जाग गए? आर्यन ने सिर हिलाया। जून का महीना है, ठंड नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी लगे तो मैं तुम्हें दूसरा कंबल दे दूंगा। मीना शर्माते हुए हाथ का कपड़ा नीचे रखा। नहीं नहीं, ठंड नहीं है। आर्यन रसोई की ओर बढ़ा। भूख लगी है? दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक लंच नहीं किया। मीना झटपट उसके पीछे रसोई में गई। छोटे भाई, मुझे खाना बनाने दो। आर्यन ने उसे नहीं रोका और फ्रिज से मीट का एक छोटा टुकड़ा निकाला। मीट देखते ही मीना के होश उड़ गए। वो अविश्वास से आर्यन को ताकने लगी। तुम्हारे पास अभी भी मीट है? हैरान होना लाजमी था। 6 महीने से बिजली कटी हुई थी। इतने समय में तो मांस सड़कर खत्म हो गया होता। तभी उसे आर्यन द्वारा लाश को ठिकाने लगाने वाला दृश्य याद आया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आर्यन समझ गया कि वो क्या सोच रही है। डर क्यों रही हो? मैं नहीं, मेरे पैर कांप रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इंसान का मांस है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में। वो दीवार से सट गई। आर्यन मुस्कुराया और उसे डराना बंद करते हुए 2 आलू निकाले। अपनी दाईं ओर देखो। मीना ने कांपते हुए देखा। वहां एक पुराना फ्रीजर रखा था। वो उलझन में थी कि इसमें क्या खास है, पर जब उसने फ्रीजर के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बर्फ!
तुम्हारा तुम्हारा फ्रीजर अभी भी चल रहा है? ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हारे घर में अभी भी बिजली है? मीना पूरी तरह दंग थी, जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल आई हो। आर्यन ने रसोई के बाहर वाली बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास यहाँ एक जनरेटर है। मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तेजी से रसोई के काउंटर के बगल से होती हुई उत्तर दिशा वाली बालकनी की ओर दौड़ गई। आर्यन के इस फ्लैट में उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बालकनियां थीं। लिविंग रूम वाली बालकनी के अलावा एक रसोई के बाहर भी थी। वहां फ्रिज और जनरेटर रखे हुए थे। जनरेटर की गूंजती आवाज सुनकर मीना की आंखें अविश्वास से फैल गईं और वो चमकने लगीं। बिजली? तुम्हारे पास सच में यहां बिजली है? ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। याद रहे कि पूरी सोसाइटी में महाप्रलय के दूसरे दिन से ही बिजली गुल थी। उस समय मीना के घर के फ्रिज में भी काफी सारा जमा हुआ सामान था, लेकिन जून की भीषण गर्मी में बिना बिजली के फ्रिज काम नहीं कर सका और सारा खाना खराब हो गया। वो खाना अगर सही से रखा जाता तो शायद उनके परिवार का आधा साल और निकल जाता। अब आर्यन के पास जनरेटर देखकर वो स्वाभाविक रूप से गदगद थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो आर्यन की ओर मुड़ी। छोटे भाई, क्या इस जनरेटर से फोन चार्ज हो सकता है? मेरा फोन बंद पड़ा है। अगर हम उसे चार्ज कर सकें तो शायद बाहर की दुनिया से संपर्क हो जाए, सरकार से मदद मिल जाए। आर्यन ने उसकी उम्मीदों से भरी शक्ल देखी और धीरे से सिर हिलाया। ज्यादा उम्मीद मत पालो, मैंने बहुत पहले कोशिश की थी। न केवल बाहर की दुनिया से संपर्क टूटा हुआ है, बल्कि कोई नेटवर्क भी नहीं है। रेडियो के अलावा कोई भी संचार या नेटवर्क डिवाइस काम नहीं कर रहा। मीना की मुस्कान जम गई। उसे यकीन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, नहीं, ये असंभव है ना? ये सिर्फ एक बाढ़ तो है। सिग्नल पूरी तरह कैसे खत्म हो सकते हैं? मोबाइल टावर तो इमारतों से भी ऊंचे होते हैं। वे इतनी जल्दी खराब नहीं होने चाहिए। आखिरकार वो पढ़ी लिखी थी और जानती थी कि सिग्नल कैसे काम करते हैं। आर्यन ने ज्यादा बहस नहीं की और अपना फोन उसे थमा दिया। अगर सिग्नल होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने मदद के लिए फोन नहीं किया होता? खुद देख लो। मीना ने हड़बड़ी में फोन लिया। आर्यन का फोन पूरा चार्ज था, लेकिन सिग्नल की पट्टी पूरी तरह खाली थी। एक भी टावर नहीं था। मीना थोड़ा विचलित हो गई और कहने लगी, क्या पता तुम्हारे फोन में दिक्कत हो? क्या कोई और फोन है? मैंने सुना है आईफोन के सिग्नल खराब होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई एंड्रॉयड फोन है? आर्यन ने बेबसी में अपना दूसरा फोन निकाला। ये शाओमी है, इसमें भी सिम कार्ड है, खुद चेक कर लो। मीना ने काफी देर कोशिश की पर कहीं कोई सिग्नल नहीं मिला। वो सुन रह गई। ये क्या हो रहा है? दुनिया को क्या हो गया है? वो अचानक खुद को संभाल नहीं पाई और चेहरा ढककर रोने लगी। आर्यन ने अपना फोन वापस लिया और कहा, दुनिया ऐसी बदल गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये साधारण बाढ़ होती तो सिग्नल होते और सरकार अब तक बचाव कार्य शुरू कर देती। 6 महीने बीत चुके हैं पर कोई सरकारी मदद नहीं आई। मेरे पास रेडियो है, मैं अक्सर सुनता हूं, पर बचाव की कोई घोषणा नहीं हुई। हमें बस टिके रहना है। कौन जानता है ये बारिश कब थमेगी? मीना की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वो जानती थी कि आर्यन सच कह रहा है। पिछले 6 महीनों में बहुत से लोग सरकारी मदद की आस में जी रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 1 महीना, 2 महीना, सबने हकीकत को पहचान लिया। सरकार शायद कभी नहीं आएगी। आर्यन ने आलू छीलते हुए अपनी बात जारी रखी। बेहतर होगा तुम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो। पुरानी सोच छोड़ दो। बाहर जो राकेश या ज्वाला सिंह जैसे लोग हैं, उनके लिए अब नैतिकता की कोई सीमा नहीं बची है। जैसे जैसे खाना कम होगा, वे और ज्यादा हिंसक हो जाएंगे। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो हो सकता है वो इंसानों को खाना शुरू कर दे। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन कांपती हुई मीना समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी के गेट पर एक मिनी मार्ट है। पानी में बहुत सी चीजें तैर रही हैं, वे उन्हें निकाल सकते हैं। बात इंसानों को खाने तक नहीं पहुंचेगी। वो मांस शब्द नहीं बोल पाई। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खाने के जुगाड़ के बारे में सोच रहा था। बाहर का तूफान और बाढ़ का पानी बहुत खतरनाक था। सीवर और अंडरग्राउंड गैरेज की वजह से पानी के अंदर खतरनाक भंवर और लहरें हो सकती थी। एक छोटी सी चूक और इंसान पानी के नीचे समा सकता था। ऊपर से ये समुद्री पानी भी हो सकता था, जिसमें कौन जाने कैसे समुद्री जीव आ गए हों। आर्यन का राशन भी खत्म होने वाला था। अगर सिस्टम ना आता तो शायद उसे भी बाहर निकलना पड़ता। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल था, म्यूटेंट से सिस्टम का क्या मतलब था? क्या इसका संबंध बाहर की बाढ़ से था? आर्यन ने देखा कि मीना धीरे धीरे शांत हो रही है। उसे आलू छीलते देख मीना ने अपने आंसू पोंछकर पास आकर कहा, छोटे भाई, ऐसे आलू छीलना बहुत बर्बादी है, मुझे करने दो। आर्यन ने उसे देखा। शांत हो गई? माफ करना, मुझे बस एकदम से सब खत्म लगा, मीना ने कहा। आर्यन ने उसे चाकू थमा दिया। सबको ऐसा ही लगता है, पर जिंदा रहना एक सहज प्रवृत्ति है। मरना कौन चाहता है? और सच तो यह है कि अभी मरना आसान है,
जिंदा रहना ही सबसे मुश्किल काम है। मीना ने चुपचाप सिर हिलाया और पिलर की जगह चाकू से आलू की त्वचा को कुरचने लगी ताकि कम से कम बर्बादी हो। आर्यन खड़ा उसे देखने लगा। उसे उसकी मितव्ययिता पसंद आई। वो खुद थोड़ा खर्चीला था और उसने बचत के इन बारीक तरीकों पर कभी गौर नहीं किया था।